गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया पेट भर खाना। राजीव, कुछ ऑर्डर तो करो ना, यहाँ के पास्ता और सूप बहुत फेमस है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दाम देखे हैं तुमने? एक सूप के 500। ओहो राजीव, तुम भी ना, ऐसे सोचोगे तो जिंदगी में कैसे जियोगे। आज तो मेरी तरफ से है। हर बार तुम्हारी तरफ से होता है तान्या, तभी तो शर्म आती है। राजीव की आवाज में झिझक थी और उसकी आंखों में लाचारी। उसके सादे कपड़े, घिसे जूते और झुकी नजरें यह बता रही थी कि वह इस माहौल का हिस्सा नहीं है। वहीं तान्या का ब्रांडेड ड्रेस, हैंडेड बैग और आत्मविश्वास इस बात का सबूत था कि दोनों की दुनिया कितनी अलग है। राजीव, तुम ऐसे मत सोचो। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो, पैसे से नहीं। लेकिन तुम्हारे पापा ऐसा नहीं सोचेंगे। राजीव का घर एक पुराने मोहल्ले के आखिरी सिरे पर था, जहां गली में बदबू और नालियों की लकीरें थी। दीवारों से झड़ता पलस्तर, टूटी चारपाई और कोनों में रखे पुराने बर्तन उनके हालात बयां कर रहे थे। मोहन बेटा, आज कुछ कमाल है। अम्मा, आज ठेके पर काम नहीं मिला, कल कोशिश करूंगा। अरे तो कल तक बच्चों को क्या खिलाऊं? आटे की आखिरी मुट्ठी भी आज सुबह खत्म हो गई है। मैं नेहा दी के घर जा रही हूँ, शायद बर्तन मांजने का काम मिल जाए। माँ, आज दाल बनेगी ना? हाँ बिटिया, बनेगा जब भगवान चाहेंगे। राजीव चुपचाप दरवाजे पर खड़ा सब सुनता है। उसके दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। अम्मा, आज थोड़े पैसे लाया हूँ, दोस्त ने दिए थे, कह रहा था घर वाले बस कुछ खा लेंगे। ना बेटा, दूसरों का दिया नहीं खाते हम, चाहे आधा पेट रहे पर भीख नहीं। अम्मा, वो भीख नहीं थी, बस प्यार से। अरे छोड़ो अम्मा, किसी ने दिल से मदद की तो मना मत करो। गुड़िया चिंटू के लिए कुछ ले आएंगे। घर में एक पल को मुस्कुराहट लौटती है, मगर भूख अब भी बाकी है। अरे लक्ष्मी, कल की पार्टी का बचा खाना है, ले जाओ ना, तुम लोगों के काम आएगा। जी मैडम, बहुत मेहरबानी, बच्चों के लिए कुछ अच्छा रहेगा। दीदी, 3 दिन पुराना होगा ना? क्या फर्क पड़ता है रजनी, हमारे लिए तो यही राजाओं का खाना है। माहिष्मती मुस्कुराती है। वह सोचती है कि उसने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। माँ, क्या लाए हो मिठाई? मुझे चिकन चाहिए था माँ। चिंटू, ये देखो बिरयानी है, पनीर है, मिठाई भी। बस थोड़ी बदबू आ रही है, पर क्या खुशबू भी है। वाह। सभी लोग खाने के चारों ओर बैठ जाते हैं। लक्ष्मी, ये तो बासी लग रहा है। हाँ माँ, पर बच्चों ने कभी ऐसा खाना नहीं देखा, बस थोड़ा चख लेते हैं। माँ, मैं तो सब खाऊंगा। वह प्लेट उठाकर लालच में बिरयानी खाने लगता है। कुछ देर में उसका चेहरा मुरझा जाता है। माँ, पेट दर्द। अरे राम, बेटा चिंटू, क्या हो गया? कहीं खाना खराब तो नहीं था? भगवान इस बच्चे को बचा लेना। हमने कौन सा पाप किया जो ऐसी सजा दी? राजीव भागकर गली के डॉक्टर को बुलाने जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और सिर हिलाते हुए कहता है, खराब खाना खा लिया बच्चे ने, 2 दिन खिचड़ी दो बस। घर में सन्नाटा छा जाता है। गरीब है तो क्या इंसान नहीं है? किसी ने कभी पूछा तक नहीं कि हमें क्या चाहिए। सबको लगता है गरीबी मजाक है भाभी। हमारी हंसी पर भी लोगों को मजा आता है, आंसू पर भी। रात गहरी थी। मिट्टी के चूल्हे में बुझती आग की तरह उनकी उम्मीदें भी बुझ रही थी। उस रात किसी ने पेट भर खाना नहीं खाया। बस सबने एक दूसरे की आंखों में सवाल देखा, क्या कभी हमारा पेट भी भरेगा? वहीं दूसरी ओर डाइनिंग टेबल पर वैद्यनाथ सिंघानिया, उनकी पत्नी शोभा और तान्या बैठे हैं। टेबल पर नौकर पानी डाल रहा है। तान्या, तुम्हारी उम्र अब कम नहीं रही। मुझे तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते मिले हैं। बहुत बड़ा घर है, लंदन में बिजनेस। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी? मैं राजीव से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे से फैल जाता है। कौन राजीव? वही गरीब लड़का जो तुम्हारे कॉलेज में था? हाँ पापा, वही। वो बहुत ईमानदार है, सच्चा है, और सबसे बड़ी बात, वो दिल का साफ है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता तान्या। वो लड़का तुम्हें क्या देगा? टूटी झोपड़ी, आधी रोटी। तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगी।
पापा, प्यार भूख से बड़ा होता है। प्रसाद, आप ये नहीं समझ पाएंगे। बस, अगर उसका नाम फिर जुबान पर लाया तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारी शादी 1 हफ्ते में तय कर रहा हूँ, समझे तुम? तानिया की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। रात में वह अपने कमरे से कुछ कपड़े लेकर निकल जाती है। सुबह का वक्त, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। तानिया और राजीव पंडित के सामने खड़े हैं। बेटा, सिंदूर लगाओ, अब से ये तुम्हारी धर्मपत्नी हुई। तानिया, ये फैसला सोच समझ कर लिया है ना? तुम्हें मेरी स्थिति की गंभीरता तो पता है ना? मैं बहुत ही गरीब हूँ। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है मेरा परिवार। अब सोचने का वक्त नहीं राजीव, निभाने का वक्त है। और मैं तुम्हारे साथ सूखी रोटी भी खाकर रह लूंगी। दोनों के हाथ जुड़ते हैं, मंदिर की घंटी बजती है और उनके जीवन की नई शुरुआत हो जाती है। दरवाजे पर तान्या साड़ी में, सिर ढका हुआ, थोड़ी घबराई खड़ी है। अंदर अंगूरी, लक्ष्मी, मोहन, रजनी, गुड़िया, चिंटू सब उसे देख रहे हैं। अरे, ये कौन है राजीव? अम्मा, ये तान्या है, मेरी पत्नी। पत्नी? और वो भी शहर वाली? वाह भाभी, बड़ी गोरी चिट्टी बहू मिली। बेटा, पहले से ही खाने को नहीं और अब एक मुंह और। वातावरण कुछ पल को असहज हो जाता है। अम्मा, मैं कोई बोझ नहीं बनूंगी, मैं भी काम करूंगी। ठीक है बेटी, अंदर आ जाओ। घर की बहू बन गई हो तो कदम दूध से धोकर रखेंगे। थाली में हल्दी, चावल और दीपक रखकर तान्या का गृह प्रवेश होता है। शाम का समय, तान्या कमरे में बैठी है। दीवारों पर जाल, फर्श पर फटा गद्दा। ये कैसी जिंदगी है राजीव? यहाँ तो एक वक्त का खाना भी नहीं। मैं क्या करूं तान्या, नौकरी नहीं मिल रही। तो अब मैं करूंगी। क्या बहू नौकरी करेगी? हाँ भाभी, मैंने MBA किया है। मैं कोशिश करूंगी, जब तक हम सब एक नहीं होंगे हालत नहीं बदलेंगे। घर के सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। एक उम्मीद की किरण जैसे दीवारों पर चमक जाती है। कई इंटरव्यू, रिजेक्शन, धूप में भटकती तान्या। फिर एक दिन कॉल आता है। तान्या सिंघानिया जी, आपको 25 लाख के पैकेज पर हमारी कंपनी में चयनित किया गया है। तान्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। अम्मा, अम्मा, नौकरी लग गई। इतनी जल्दी, और वो भी इतनी बड़ी नौकरी। देखा अम्मा, तान्या मेरी किस्मत है। बहू तो घर की लक्ष्मी निकली सचमुच। 1 महीने बाद शाम का समय, घर का दरवाजा खुलता है। तान्या कई पैकेट लेकर अंदर आती है। चाची, ये क्या लाए हो? अरे, बहुत कुछ सबके लिए। वह एक एक पैकेट खोलती है। बिरयानी, पनीर टिक्का, गुलाब जामुन, पिज्जा, आइसक्रीम, जूस। पूरा घर सुगंध से भर जाता है। इतना महंगा खाना, ये तो शहर के बड़े होटल का लगता है। तान्या, इतना खर्च क्यों किया? पहली सैलरी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वालों को पहली बार पेट भर खाना मिले। बेटिया, तू तो देवी निकली। हमने कभी सपने में भी ऐसा खाना नहीं देखा था। भाभी, आज तो लग रहा है जैसे अमीरों के घर में है। अरे, आज तो बच्चों को भी असली चिकन दिखा दो। वाह, चिकन, आइसक्रीम। सब एक साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। हर कौर के साथ उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। रात का दृश्य, घर में खुशबू है, दीवारों पर हंसी गूंज रही है। बेटिया, तू तो अन्नपूर्णा बनकर आई। हमने कभी इतना खाया नहीं जितना आज। अम्मा, ये सब भगवान की देन है, बस प्यार से बांटना है। देखा अम्मा, अमीर होना पैसे से नहीं, दिल से होता है। सच कहा भैया, आज पहली बार लग रहा है कि ये घर भी घर है। अब तो रोज ऐसा खाना चाहिए। उस रात राजीव का घर पहली बार सोने जैसा चमका था। चूल्हे से निकलती खुशबू, बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों के आशीर्वाद ने उस झोपड़ी को मंदिर बना दिया था। गरीब ससुराल वालों ने पहली बार पेट भर खाना खाया और तान्या के दिल में एक सुकून था, जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। एक कमरे के ससुराल में गरीब जेठानी ने सिला अमीर देवरानी का पार्टी ड्रेस। उत्तर भारत का एक गांव धर्मपुर, धूल से सनी गलियां, कच्चे पक्के घर, बीच से बहती एक छोटी नदी और मीरा के ससुराल की संघर्ष से भरी कहानी। उसके घर का भीतरी कमरा, दीवारों पर सीलन,
एक कोने में सिलाई मशीन, चूल्हा और 2 रस्सियों पर टंगे आधे सूखे कपड़े। मीरा चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। 4 रोटियां किशन जी के लिए, 2 मनीष जी के टिफिन में, और मेरे लिए बचा क्या है? तभी पीछे से सास कौशल्या आती है और कांपते हाथों से कपड़े समेटती है। मीरा, चाय रख दी क्या? बहुत ठंड लग रही है। जी माँ जी, रख दी है। बाहर ज्यादा बारिश हो रही है क्या? हाँ बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा भीग गई हूँ ना। जल्दी से चाय दे दे बस। जी माँ जी, चाय के साथ आपकी दवा दे दूँ क्या? हाँ बहू, दे दे। अब तू ही तो है जो इस घर को चला रही है। बहू हो या बेटी, फर्क नहीं रहा अब। बस आप सब साथ है तो सब कुछ संभाल लूंगी माँ जी। मीरा चूल्हे से उठकर कपड़ों की कतरनें समेटती है और मशीन के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ एक पीले कुर्ते पर कढ़ाई का काम अधूरा है। मोहिनी की बिटिया की सालगिरह है। ये कुर्ता ठीक से ना सिला तो मेरी इज्जत रह नहीं जाएगी मोहल्ले में। ये तो सही है बहू, वैसे भी तो इस गांव की इकलौती दर्जी बहू है, और रही बात तेरी इज्जत की तो सभी तेरी इज्जत करते हैं। तू फिक्र मत कर, मुझे पता है तू समय पर मोहिनी की बिटिया की ड्रेस सिल देगी। जी माँ जी। इसके बाद मीरा अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलाने लगती है। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं और वो कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। कुछ देर बाद दोपहर की धूप, सिर पर घड़ा, पाँव में फटी चप्पलें, मीरा नदी की ओर जा रही है। वहाँ पहले से ही खड़ी है रेखा, सविता और रुक्मणी। मीरा को देखते ही कानाफूसी होती है। लो भाई, दर्जी बहू आ गई। देखो तो उसके सिले कपड़े तो पूरे गांव में घूम रहे हैं, पर उसका घर वही, एक कमरा। तूने तो एमबीए वाले देवर को भी सिलाई से पाल दिया मीरा। अब जब बहू आएगी ना, तब असली खेल शुरू होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देवरानी के आने के बाद तो चूल्हा तक न छू पाए इस घर में। घर बड़ा या छोटा होने से नहीं, सोच बड़ी होने से बनता है। देवरानी आएगी तो हम उसे बेटी की तरह रखेंगे, सास की तरह नहीं। तू अकेली है अभी, तभी बोल रही है। जब 2 औरतें एक चूल्हे पर रोटियां सेकेंगी तब समझ में आएगा। सुनो सब, घर तोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता है, और जोड़ने की ताकत तुम लोगों में नहीं, मेरे हाथों में है। वो पानी भरती है और भारी कदमों से लौटती है। चेहरा दृढ़ है लेकिन आंखों में नमी है। इस तरह मीरा घर लौटती है। उसके घूंघट का कोना गीला होता है। कौशल्या उसे देखकर चौंकती है। क्या हुआ बहू, किसी से झगड़ा हुआ क्या? वो नदी पर औरतें थी, ताने दे रही थी। कहती है कि मनीष की शादी के बाद इस घर में बंटवारा होगा, मैं अलग रहूंगी। बेटा, ये गांव की जुबान है, इनकी बातों का बोझ मत ले अपने सिर पर। घर की नींव भरोसे से टिकती है, डर से नहीं। माँ जी, मैं सोचती हूँ अगर मनीष की शादी के बाद कोई परेशानी हुई तो मैं ही हट जाऊंगी। तू हटेगी? क्यों? इस घर को तूने ही जोड़ा है, दीवारें नहीं, रिश्ते तूने खड़े किए हैं। कोई बहू आएगी तो वो तेरे बराबर की होगी, तेरी जगह नहीं लेगी। आप है ना माँ जी, जब तक आप हैं मुझे किसी से डर नहीं। इसी तरह सास बहू की भावनाओं से भरी बातें हो रही थी। अगले दिन दोपहर को मीरा मशीन पर बैठी है। मोहिनी, बिंदिया और गीता उसके घर आती है। हाथ में माप की पर्चियां हैं। तेरा तो, अरे वाह मीरा बहू, तेरा तो जवाब नहीं। रंगों का जो मेल बैठाया है वैसा तो शहर की दुकानों में भी नहीं मिलता। तू तो फैशन डिजाइनर निकली। ये गुलाबी लहंगा मेरी बिटिया की शादी में बिल्कुल जचेगा। और ये फिनिशिंग लगता है जैसे मशीन नहीं, कोई कलाकार बैठा हो। अम्मा ने शादी में सिलाई मशीन दी थी, तभी से इसी से रिश्ता जोड़ लिया। अब यही मेरा रोजगार है और यही मेरी इज्जत। औरतें मीरा की तारीफ करती हैं। 1-2 और माप देकर जाती हैं। मीरा थक कर मुस्कुराती है। शाम ढलने को है। किशन सिर पर टोपी रखे घर आता है, थक कर। मनीष साथ में है।
कंधे पर बैग है। मीरा पानी दे दे, आज तो हड्डियां टूट गई। लो जी, ठंडा पानी। खाना भी तैयार है, हाथ मुंह धो लो पहले। भाभी आज एमबीए का प्रोजेक्ट सबमिट किया, एक कदम और नजदीक हूँ नौकरी के। तू कामयाब होगा मनीष, मेरी सिलाई की कमाई से पढ़ रहा है तू, लेकिन उड़ान तेरी ऊंची होगी। आप मेरी भाभी नहीं, मेरी ताकत हो। कल जब ऑफिस ज्वाइन करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक नई मशीन लेकर आऊंगा। अरे वाह, आज तो मीरा की मेहनत रंग लाई। चलो खाना साथ में खाते हैं, यही तो असली सुख है। जब रिश्ते बुनते हैं तो वहाँ दीवारें मायने नहीं रखती। मीरा उस घर की वो सुई थी जो हर फटे को जोड़ रही थी। रात का समय था, खाना हो चुका था और कौशल्या चौकी पर बैठी है। बहू, आज तो मनीष का काम भी पूरा हो गया है। सोचा अब इसके लिए कोई लड़की देखनी चाहिए। हाँ माँ जी, अब आपकी बहू को भी एक देवरानी चाहिए जो मेरे हाथ बटाए। देखो मीरा, लड़की भले ही पढ़ी लिखी हो, पर घर गृहस्थी समझने वाली हो। हमारी जैसी हालत में कोई घमंडी ना हो, नहीं तो बसा बसाया घर उजड़ जाता है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जो भी बहू आएगी हम उसे अपने दिल से अपनाएंगे। इसी तरह दिन कट रहे थे और एक सुबह मनीष हाथ में एक लेटर लेकर तेजी से दौड़ते हुए घर आता है। भाभी भाभी देखो, मुझे गुड़गांव में नौकरी मिल गई है, एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की। अरे वाह मनीष, सच में तूने ये घर दिखाया। अब ये घर और भी रोशन होगा। कौशल्या दौड़ती है, चश्मा लगाकर लेटर पढ़ती है। भगवान तेरा भला करे बेटा, अब तू चाहे तो लड़की भी ढूंढ ले तेरे लिए। माँ वो एक लड़की है निशा, कॉलेज में जान पहचान थी और वो सीधी सादी भी है, तो और हाँ एमबीए भी कर रही है और माँ बाप भी ठीक ठाक हैं उसके। लड़की पहले से जानता है तू? माँ जी, जमाना बदल गया है, अब लड़कों को भी पसंद करने का हक है। ठीक है, अगर तुझे पसंद है तो वो हमारे जैसे हालात समझ सके तो मुझे मंजूर है। इसी तरह परिवार के आपसी सहमति के साथ मनीष और निशा की शादी हो जाती है। निशा सज धज कर पहली बार ससुराल में कदम रखती है। घर छोटा है लेकिन सजा हुआ है। एक कोने में रजाई है, दूसरी तरफ मनीष की किताबें और बीच में मशीन। स्वागत है देवरानी जी का। ये घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। घर छोटा नहीं दीदी, आपके प्यार से तो ये महल लग रहा है। अच्छा, अब जल्दी अंदर आ, बहू के पैर में पानी डालने की रस्म करनी है। थोड़ा समय गुजरता है, रात हो जाती है, सभी खाना खा रहे हैं। घर की खट्टी मीठी बातें चल रही है। दीदी, आपको मशीन पर इतना लंबा वक्त कैसे काटना आता है? मैं तो आधा घंटा भी ना बैठ पाऊं। आदत बन जाती है जब घर का हर खर्च इसी से निकलता है। अब हम नौकरी कर रहे हैं तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाना चाहिए ना। बिल्कुल, पर मीरा भाभी की मेहनत नहीं ये सब दिन दिखाए हैं। इसी प्रकार एक हफ्ता बीत चुका है। निशा अब घर की हालत से थोड़ी परेशान होने लगी है। गर्मी, छोटा कमरा और कम जगह। सुनो ना, हमें अपना अलग कुछ देखना चाहिए। ये एक ही कमरा, एक ही चूल्हा, मैं ठीक से फ्रेश भी नहीं हो पाती। निशा, तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ समझोगी। समझना और सहना दो अलग बातें हैं मनीष। मैं यहाँ दीदी को टोकना नहीं चाहती, पर सच कहूँ तो घुटन सी महसूस होती है। मुझे यहाँ सुबह सुबह चूल्हे का धुआं, दोपहर में मीरा दीदी की सिलाई मशीन की खटखट और रात में ये एक कमरा, इस तरह तो मेरा दम घुट रहा है। तुम ही बताओ, मैं इस कमरे के ससुराल में कैसे रहूं? उसी समय पर मीरा आ जाती है, हाथ में कपड़े हैं। निशा, ये तेरे सारे इस्त्री कर दिए हैं। तेरा इंटरव्यू है ना कल? जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लो निशा, ऐसा ख्याल रखने वाली भाभी आखिर कहाँ मिलेगी? इस बात पर निशा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होती है। दरअसल निशा मनीष के सामने कुछ और थी और परिवार वालों के सामने कुछ और। अगला दिन सुबह का समय है। मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही है, कौशल्या सब्जियां काट रही है, निशा शीशे के सामने मेकअप कर रही है। बाजार से लिपस्टिक और महंगे परफ्यूम का नया सेट खरीद कर लाया है। अरे छोटी बहू, थोड़ी मदद करवा ले मीरा से, सब काम उसी पर डाल रखा है तूने। माँ जी, मुझे ना झाड़ू बर्तन वाला काम जरा पसंद नहीं। मैं कोई गांव की गवार औरत नहीं हूँ
जो ये सब करे? काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता निशा। हम सब एक घर में हैं, थोड़ा थोड़ा सबका फर्ज बनता है। ओ प्लीज दीदी, आप तो अनपढ़ है, आपको क्या पता स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं MBA पास हूँ, मुझे कोई सिलाई या झाड़ू की आदत नहीं डालनी। मीरा थोड़ी देर चुप रह जाती है। कौशल्या के चेहरे पर नाराजगी के भाव हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बाजार से निशा एक नया पर्स, एक ब्यूटी प्रोडक्ट और एक स्कार्फ लेकर आती है। बहू, इतने पैसे कहाँ से लाई? मनीष तो अभी छोटी नौकरी पर है, अपने पति से लिया है। क्या मैं भी नहीं खर्च कर सकती? पढ़ी लिखी हूँ मैं, कम से कम कपड़े लत्ते तो अच्छे चाहिए ना। एक और तो ये घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, एक कमरे का ससुराल। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अब जीना ही छोड़ दूं। निशा, हमने कब कहा कि तुम जीना छोड़ दो? हम तो बस ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सोच समझ कर खर्च करो। इस घर की हालत तुम जानती हो, हम कोई अमीर खानदान के नहीं हैं। दीदी, आपकी सोच ही गरीब है, इसीलिए आपको गरीब रहना अच्छा लगता है। मुझे अलग स्टैंडर्ड चाहिए और मैं इस घर में अपने मन मुताबिक रहूंगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। निशा की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कौशल्या और जेठानी मीरा वहां से चली जाती हैं। रात को मीरा मशीन पर काम कर रही है। निशा बगल से गुजरती है, चाय का प्याला हाथ में लिए है। आपको तो मशीन से शादी कर लेनी चाहिए थी दीदी। सुबह शाम वही सिलाई वही धागे, आपको और कुछ आता भी है क्या? मीरा एक गहरी सांस लेती है, जवाब नहीं देती। मगर कौशल्या ये सब सुनकर अंदर से आती है। बहू, तू जिस कपड़े से लिपटी है ना, वो इसी मशीन से निकला है। मीरा ना होती तो तू आज इस घर में चैन से बैठती भी नहीं। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा माँ जी, बस सच्चाई है। मुझे फैशन चाहिए, ये देहाती अंदाज नहीं, समझिए आप? तभी इस तरीके की बात मनीष सुन लेता है और वो वहां पर आकर निशा से कहता है, निशा, तुम्हें कैसी बात कर रही हो माँ से? और मैंने गलती क्या कहा? मीरा भाभी इस घर की नींव है, समझी तुम? तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आज अगर तुम इस घर में हो ना, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। मनीष, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? आखिर मैंने गलत ही क्या कहा? आखिर क्यों आप सभी मेरे ऊपर चढ़ रहे हो? तभी वहां पर मीरा आ जाती है और कहती है, नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जैसे रहना चाहती हो रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मनीष, तुम निशा को अब कुछ नहीं कहोगे? पर भाभी, देखो, बात को बिगाड़ने से अच्छा है कि बात को संभाला जाए। इस तरह कैसे भी करके मीरा उस रात सब कुछ संभाल लेती है, लेकिन उसके दिल में अब एक अलग सा डर उमड़ रहा था कि क्या अब इस घर की नींव हिल रही है? क्या अब ये परिवार मिलजुल कर एक साथ रह पाएगा? ऐसे ही कई सवाल उसके मन में थे। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है। मीरा सुबह नदी पर पानी भरने जाती है। वही औरतें रेखा, सविता, रुक्मणी फिर से वहां पर मिलती हैं। अब बता मीरा, क्या ऐसा लग रहा है? हमने तो पहले ही कहा था, देवरानी आई नहीं कि बंटवारे की बात चली। तेरा चूल्हा भी छिना जा रहा है। अब हमारे कहे पे तब हंस रही थी, अब खुद देख ले, एक कमरा, 2 औरतें और एक दीवार भी नहीं बीच में। मीरा का चेहरा सख्त है, लेकिन आंखें भीगी है। जो घर हाथों से सिया है, उसे टूटते देखना आसान नहीं होता। इस तरह मीरा औरतों को जवाब देकर वहां से घर आ जाती है। उसके भी दिमाग में कुछ तो था जो वो कह नहीं पा रही थी। इसी तरह नोक-झोंक के साथ दिन बीत रहे थे। गांव में चर्चा हो रही थी कि सरपंच की बहू की पहली शादी की सालगिरह है। सभी गांव वालों को इनविटेशन मिल चुका है। पार्टी थीम है फैशन एंड स्टाइल। निशा की सहेलियां उससे फोन पर पूछ रही होती हैं, निशा, तुझे तो जाना ही है, फैशन पार्टी है। तू तो हमारे ग्रुप की स्टाइल आइकन है। हाँ रे, जरूर चलूंगी, पर ड्रेस तो मेरे पास ढंग की है ही नहीं। देख, वो सब मैं नहीं जानती। ठीक है बाबा, ठीक है। इस तरह निशा रात में मनीष के आने के बाद उससे पैसे मांगती है ड्रेस के लिए। मुझे 3000 रुपए दो, एक बढ़िया पार्टी ड्रेस खरीदनी है। निशा, अभी पैसे तंग है, EMI और माँ की दवाइयों का खर्च भी तो है, थोड़ा सोच समझ कर। ओ
गॉड, इतना छोटा सोचते हो तुम लोग। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई यहाँ आकर। ना पैसे है, ना कपड़े हैं, ना सपने। मीरा बीच में आती है। निशा, तू गुस्सा मत कर। मैं तेरे लिए खुद एक ड्रेस सिल देती हूँ, सबसे हटकर, बिल्कुल खास। आपका वो गवारपन वाला डिजाइन अपने पास रखिए दीदी। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी और किसी का एहसान भी नहीं चाहिए मुझे। मीरा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप चली जाती है। मीरा रात भर बिना रुके मशीन पर ड्रेस तैयार करती है। कौशल्या दरवाजे से देखती रहती है। क्यों इतना कर रही है उसके लिए, जब वो कद्र ही नहीं करती। कभी कभी देने वाले को कद्र करने की ज़रूरत नहीं होती माँ जी। दिल से जो निकले वो कर देना चाहिए। मीरा अगली सुबह ड्रेस लेकर निशा के कमरे में पहुंचती है। ये लो ड्रेस निशा, पहनना ना पहनना तुम्हारी मर्जी है। निशा कुछ नहीं कहती। मीरा ड्रेस छोड़कर चली जाती है। निशा ड्रेस उठाती है। एक सुंदर रॉयल ब्लू रंग की ड्रेस, हाथ की एम्ब्रॉयडरी, लेयर कटिंग और मॉडर्न डिजाइन। उसे देखकर निशा हैरान रह जाती है। ये क्या, दीदी ने तो बहुत ही लग्जरी ड्रेस तैयार किया है, और ये कोई गांव की साधारण दर्जी बहू तो नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से बात कुछ और है, मुझे चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर निशा मीरा के कमरे में दूसरी तरफ जाती है और इधर उधर देख रही होती है। तभी वो एक बक्से को खोलती है जिसमें एक फ्रेम में न्यूज़पेपर की कटिंग लगी होती है। मीरा शर्मा, दिल्ली फैशन यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट। उसकी मॉडल्स के साथ में तस्वीरें भी हैं, अवार्ड्स के साथ। ये दीदी फैशन डिजाइनर थी और मैंने इन्हें अनपढ़ कहा। वो भावुक होकर बैठ जाती है। आंसू निकल पड़ते हैं। जिसके बाद पार्टी में निशा वो ड्रेस पहनकर जाती है। सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये ड्रेस मैंने नहीं बनाई, इसे मेरी जेठानी ने बनाया है, मीरा दीदी ने। वो सिर्फ दर्जी बहू नहीं, एक जानी मानी फैशन डिजाइनर है। लोग तालियां बजाते हैं। एक सज्जन सामने आते हैं और वो फैशन कंपनी से हैं। मैम, ये ग्लो फैशन कंपनी से हूं मैं। आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हूं। आप हमारे साथ डिजाइनर के तौर पर काम करेंगी? मैं? हाँ दीदी, अब आपको वो सब करना होगा जो आपकी काबिलियत के लायक है। अब मैं आपके साथ खड़ी हूँ, दर्जी बहू नहीं, डिजाइनर दीदी के साथ। जिसके बाद मीरा, निशा और पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। नया सिलाई सेंटर शुरू होता है। नाम रखा गया है दर्जी बहू क्रिएशंस। निशा उसकी मैनेजर बनती है। मीरा उसकी डिजाइनर हेड है। दोस्तों, कहते हैं कि रिश्ते खून से नहीं समझदारी से बनते हैं। मीरा ने रिश्तों को सिला और निशा ने समय रहते खुद को बदला। तभी एक कमरे का ससुराल अब लाखों सपनों का दुकान बन गया है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए।